हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अव्यय। अव्यय एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अव्यय, जिसे अविकारी भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जो खर्च ना हो। अब ये देखिए, आप इस शब्द के माध्यम से ही समझिए। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। अब यहाँ पर अव्यय है तो आ प्लस व्यय मिलाकर बना अव्यय। आ का मतलब नहीं और व्यय का मतलब खर्च करना नहीं। अविकारी का भी मतलब होता है जिसका बदलाव ना हो, यानी ऐसा शब्द जिसमें बदलाव ना हो। अव्यय का भी यही मतलब हुआ। अब यहाँ पर पैसा वाला खर्च करने से मतलब नहीं है। यह एक शब्द है, यानी उस शब्द में किसी भी रूप में बदलाव नहीं होता। परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अव्यय वे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन काल का फर्क नहीं पड़ता, वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। यही है अव्यय। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वही है। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए, जब तब, अभी, आज, कब, इधर उधर, किंतु परंतु, इसलिए, क्योंकि, दाएं बाएं, आज कल। अव्यय बहुत सारे हैं तो इन्हें याद करना, यह हम सोचे कि अव्यय को हम रट लेंगे तो यह संभव नहीं है। अव्यय को समझना होगा आपको। चलिए अब देखते हैं अगला। अव्यय का वाक्य में प्रयोग देखिए कैसे इसमें परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यह एक वाक्य है। अब देखिए इसमें यहाँ जो है ये अव्यय है। अब देखिए इसमें किसी भी रूप में कैसे परिवर्तन नहीं होता। देखिए, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, अब ये क्या बन गया? पढ़ती हूँ तो ये बन गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बन गया ना, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ है? जो यहाँ लिखा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम यहाँ पढ़ते हैं तो ये बहुवचन हो गया। पढ़ते हैं बहुवचन हो गया, फिर भी यहाँ जो लिखा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं यहाँ पढ़ता था, अब यहाँ पर देखिए काल परिवर्तन हो गया ना, ये भूतकाल में हो गया। अभी तक ऊपर क्या था? वे सब वर्तमान काल में थे। यहाँ पर भूतकाल में परिवर्तन हो गया, फिर भी जो यहाँ अव्यय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं यहाँ पढ़ूँगा, यह भविष्य काल हो गया, फिर भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए आप लोग, यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ। जो यहाँ अव्यय शब्द लिखा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही हमारी परिभाषा कह रही थी कि जिसमें लिंग वचन काल का कोई फर्क नहीं पड़ता वही अव्यय कहलाते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, वह कल पढ़ेगा। अब ये भविष्य काल में है और ये कल इसमें अव्यय है। अगला देखिए तो समझ में आएगा, हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बहुवचन हो गया लेकिन कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और देखिए वह कल पढ़ेगी। अब ये देखिए थोड़ा साफ करती हूँ, वह कल पढ़ेगी, ये स्त्रीलिंग हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पर कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तुम कल पढ़ रही थी, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग है, फिर भी यहाँ पर कल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह ये अव्यय अपरिवर्तित रहते हैं। अगला देखिए, अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने हैं? अव्यय के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ये सब अव्यय के भेद हैं। कहीं कहीं पर निपात को अव्यय का भेद नहीं माना जाता, लेकिन ज़्यादातर जो ऑथेंटिक बुक हैं उसमें अव्यय के 5 भेद ही माने गए हैं। तो आप लोग 5 ही ध्यान रखिएगा। चलिए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या है?
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, अक्षय धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की विशेषता बता रहा है। यानी ये जो चल रहा है वह धीरे धीरे चल रहा है। तो ये क्या हुआ? क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, चलना क्रिया है, तो यह क्रिया विशेषण हुआ। अगला देखिए, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया है, और ये तेज जो दौड़ता है की विशेषता बता रहा है, ये क्या हुआ? यह क्रिया विशेषण हुआ। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। सोनिया अचानक आ गई। आ गई क्या है? क्रिया है। अचानक क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। इस तरह ध्यान रखिएगा। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिया विशेषण ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। अगला देखिए, संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, बिना, ऊपर, नीचे, तक आदि। ये इतने सारे हैं कि इन्हें याद करना संभव नहीं है। संबंध बोधक अव्यय को 14 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम इन्हें समझ लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत आसान तरीके से पहचान लेंगे। चलिए अब इन्हें वाक्य प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसके लिए आप ट्रिक ध्यान रखिएगा, डिटेल या स्पेसिफिक। डिटेल यानी उस पर मतलब थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा, और स्पेसिफिक मतलब थोड़ा वह विशेष रहेगा। देखिए कैसे, मैं विद्यालय तक गया था। अब ये वाला वाक्य इस तरह भी बोला जा सकता है ना, मैं विद्यालय गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल हो जाएगा, ना तो इसमें कोई डिटेल रहेगा और ना ही इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर इसमें तक आने की वजह से ये थोड़ा डिटेल में भी हो गया है, और इसमें ये तक जो है यह स्पेसिफिक वर्ड भी हो गया है। इस तरह ध्यान रखिएगा, मैं विद्यालय तक गया था। अगला है, राम छत के ऊपर खड़ा है। अब इस वाक्य को हम इस तरह भी कह सकते हैं ना, राम छत पर खड़ा है। तो वह सिंपल हो जाएगा, यानी साधारण हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर ये जो लिख दिया है, इसके वजह से इसमें थोड़ा डिटेल भी आ गया है, और ये थोड़ा स्पेसिफिक भी हो गया है, यानी ये विशेष हो गया है। कैसे विशेष हो गया है? कि राम के बारे में बताया जा रहा है कि वह छत के ऊपर खड़ा है। विस्तार भी हो गया है और थोड़ी सी इसमें विशेषता भी आ गई है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ऊपर लिख उठा है, तो ये इसका डिटेल बता रहा है थोड़ा सा, और ये विशेष भी है। अगला देखिए, वह दिन भर काम करता है। अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वह दिन में काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो भर लिख दिया है, यह यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है कि वह दिन भर काम करता है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो जीवित नहीं रह सकता, ये तो साधारण वाक्य हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर बिना लगाकर मनुष्य को बता दिया गया है कि वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो ये थोड़ा सा विशेष हो गया है और थोड़ा सा डिटेल में भी हो गया है। अगला देखिए, श्याम भोजन के बाद जाएगा। इस वाक्य में बाद के माध्यम से थोड़ा डिटेल दिया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर बाद जो है यह स्पेसिफिक शब्द है, और यह कौन सा अव्यय है? यह है संबंध बोधक अव्यय। अगला देखिए, गली के पीछे बाग है। अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, गली में बाग है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल देने के लिए, यानी उसकी विशेषता बताने के लिए कर दिया गया है कि गली के पीछे बाग है। तो पीछे बाग है, तो ये क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय हुआ। ये शब्द याद रखिएगा, जहाँ पर आपको कुछ अलग सा दिख जाए वह होगा संबंध बोधक अव्यय। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं।
यहाँ पर क्या कहा गया है, परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो योजक का मतलब ही क्या हुआ, जोड़। देखिए जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, यद्यपि, की, इसलिए, क्योंकि, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग देखिए इनका कैसे होता है। पूजा और प्रीति भोजन कर रही हैं। यहाँ पर ये जो और है यह योजक का काम कर रहा है, किसके बीच, पूजा और प्रीति के बीच। तो ये क्या हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। अगला देखिए, जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। अब ये जो है यहाँ पर तथा जो है ये योजक का काम कर रहा है। जतिन बाजार गया है के बीच और हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है के बीच योजक क्या है, तथा है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ये हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। अगला देखिए, मैं आना चाहता था लेकिन आ ना सका। यहाँ पर लेकिन आया है ना, तो क्या कह रहा है, मैं आना चाहता था लेकिन आ ना सका। यहाँ लेकिन जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। खुशी ने बताया कि उसका जन्मदिन मार्च माह में है। तो यहाँ पर की है जो योजक का काम कर रहा है, यानी कि यह हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पर सूरज निकला और योजक क्या है, यहाँ पर ये और योजक है, पक्षी चहचहाने लगे। तो इन दोनों को जोड़ रहा है और, यही है योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय। अगला देखिए, अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो बहुत आसान है, बस आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भावों का पता चलता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाय वह चल बसा। तो यहाँ पर दुख का पता चल रहा है ना, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह चल बसा। अगला देखिए, वाह कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पर हर्ष हो रहा है ना, फूल के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितना सुंदर है। हाय आरव तो स्कूल गया। यहाँ आरव के बारे में बताया जा रहा है कि वह स्कूल गया, तो थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। काश मेरे पिताजी मेरे साथ होते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुख व्यक्त हो रहा है। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय में ये जो विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह होता है ना, ये हमेशा रहेगा। तो आप इससे एकदम इजीली पहचान जाएंगे। अगला देखिए, अगला है निपात। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। और इनका दूसरा नाम औधारक शब्द भी है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया गया औधारक शब्द किसे कहते हैं या इनमें से कौन सा औधारक शब्द है, तो आप अगर जानते नहीं रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इन्हें औधारक शब्द भी कहते हैं। किसे कहते हैं, निपात वाले अव्यय को औधारक शब्द भी कहते हैं। अब देखिए कैसे, इसके एग्जाम्पल देखिए, निपात क्या है, जैसे राम ही लिख रहा है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, जोर देना है आपको। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखिए किस पर जोर आ रहा है, ही पर आ रहा है ना जोर, राम ही लिख रहा है। अब इसे हम साधारण वाक्य में लिखेंगे तो कैसे रहेगा, राम लिख रहा है, ये होगा साधारण वाक्य। लेकिन यहाँ पर क्या है, राम ही लिख रहा है, तो यहाँ पर ही पर जोर दिया गया है ना, तो यही ही जो है यह निपात है। अगला देखिए, मुकेश भी हंस रहा है। अब इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, मुकेश हंस रहा है, लेकिन यहाँ पर जोर किस पर दिया गया, भी पर। मुकेश भी हंस रहा है, तो भी क्या है, भी निपात है। मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं, तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे पास 2 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर जोर किस पर दिया गया है, मात्र पर। मेरे पास मात्र 2 रुपए हैं, तो मात्र क्या है, मात्र निपात है। आयुष भी दिल्ली जाएगा, तो यहाँ भी पर जोर दिया गया है। अगला है, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, यहाँ तक पर जोर दिया गया है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, निपात भी बहुत आसान है, बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, जोर देना। अगला देखिए, अभ्यास प्रश्न क्या है,
विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, यानी क्योंकि में कौन सा अव्यय है, इनमें से आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।